लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर उठूंगा और फिर चलता रहूंगा। हेलो डियर स्टूडेंट, यस सर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे गोली दर्पण के लिए यू भी तथा यप में संबंध। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परंतु इसके पहले आप लोगों ने कल यह इसके पहले वीडियो पढ़ा था यू भी यप में संबंध, परंतु वो अवतल दर्पण के लिए था। आज आप सब सीधे करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पर पहले हेडिंग लिख रहे हैं, गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण के लिए यू भी व एफ में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। ध्यान दीजिए, इसमें आप लोगों ने पहला स्टेप अवतल दर्पण के लिए पढ़ लिया। अब पढ़ना क्या है आप लोगों को? उत्तल दर्पण के लिए। सेकंड है उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, दर्पण के लिए। देखिए, जिसे आप दर्पण फार्मूला भी कहते हैं उसका निगमन करेंगे। दर्पण फार्मूला, इसी को आप दर्पण सूत्र भी कहा करते हैं, दर्पण सूत्र। और देखिए दर्पण सूत्र पे 4 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है। या तो दर्पण सूत्र से आएगा या तो लेंस वाले सूत्र से आएगा, परंतु ये न्यूमेरिकल आता है अथवा में आता है। डिफिनेशन या परिभाषा रहेंगे उसके अथवा में यह दे सकते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण के लिए इसका निगमन करेंगे। तो पहले आप देखिए उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थितियां पढ़े हैं प्रतिबिंब बनने का। तो उसमें से द्वितीय स्थिति लेंगे अनंत व दर्पण के ध्रुव के मध्य। तो देखिए उत्तल दर्पण ऐसे रहता है, उत्तल दर्पण ऐसे रहता है। ध्यान दीजिए, अब देखिए दर्पण क्या होता है? ध्रुव होता है और ये क्या होता है? अनंत। और ध्रुव और अनंत के मध्य किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? देखिए आप जानते हैं यहाँ पर किसी वस्तु को रखा जाए दर्पण के ध्रुव और अनंत के मध्य। तो देखिए यहाँ पर इसका मुख्य फोकस होता है, ये पॉइंट सी होता है, यानी वक्रता केंद्र इसका होता है। तो देखिए आप जानते हैं किसी भी वस्तु को यदि यहाँ पर रखते हैं, यानी दर्पण के ध्रुव और अनंत के मध्य यहाँ पर कोई वस्तु ए भी रखे हैं, देखिए तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण पहला देखिए चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, परंतु टकराने के पश्चात फोकस से आते हुए प्रतीत होनी है। क्योंकि कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती जाती नहीं। देखिए यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी आपको। तो बताएंगे हम, आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अब परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? तो मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत होती हैं। एक कंडीशन। देखिए दूसरा, आप यहाँ किरण आरेख भेजेंगे इसको वक्रता केंद्र को। अब वक्रता केंद्र को जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में रिटर्न वापस लौट आती हैं। तो देखिए इसके ऐसे भेजेंगे तो उसी मार्ग में क्या होगा? रिटर्न वापस लौट आएगी। ऐसे भेजे हैं तो उसी मार्ग में रिटर्न वापस, यानी यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को वहाँ आभास हो रहा है, इमेजिन, एक कल्पना करके बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वास्तव में प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, वहाँ चला जा रहा है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जा रहा है। तो यहाँ पर एक किरण बन रहा है, यहाँ पर एक किरण मिलती हुई आभास होती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। देखिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान समझिए, थोड़ा सा रचना करना पड़ता है, छोटा सा रचना। कौन सा रचना होगा? यहाँ मान लीजिए पॉइंट आर पे टकराती है तो यहाँ से एक नॉर्मल की रचना करना पड़ता है, अभिलंब की, आर्यन अभिलंब की रचना, आर्यन अनुलंब की रचना करना रहता है। अब ध्यान दीजिए, अब इतना आसान है भाषा बनाना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा M1 M2 परावर्तक पृष्ठ रहते हैं तो इसका नाम M1 M2 रख देंगे। अब भाषा कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, बहुत आसान है भाषा बनाना। अब बताएंगे, माना M1 M2 परावर्तक पृष्ठ वाला एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। बताएंगे M1 M2 परावर्तक पृष्ठ वाला एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इतना तो सभी विद्यार्थी बता देंगे। अब ध्यान दीजिए, और उसके अब क्या बताएंगे? इसके आगे अतिरिक्त बताएंगे दर्पण के ध्रुव से और अनंत के बीच कोई वस्तु ए भी रखी गई है जिसके सिर ए से या बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाने और परावर्तक पृष्ठ को बिंदु आर पर टकराती हैं और टकराने के पश्चात फोकस से आते हुए प्रतीत होती हैं। और पुनः बिंदु ए से एक किरण भेजी जा रही है वक्रता केंद्र को, जो टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जा रहा है। और इस प्रकार ए डैश बी डैश हमें इमेजिनरी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए थोड़ा सा और भाषा बनाएंगे। यहाँ क्या मानेंगे? माना। अब देखिए भाषा में क्या लिखेंगे? माना यहाँ से दर्पण के ध्रुव और वस्तु की दूरी मान लेंगे यू है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, माना वस्तु की दूरी जिसे बीपी आप कहते हैं, मान लेते हैं डायरेक्ट बीपी। बीपी क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। बीपी बराबर क्या लेंगे? यू, परंतु चिन्ह सहित मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं
दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव रहती है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ खड़ी रहती है। तो यहाँ पर इसका माइनस हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, अब इसके पश्चात इसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हुआ। तब जानते हैं दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं आप? तो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी। अब देखिए प्रतिबिंब दर्पण के बाएं तरफ प्राप्त हुआ, इस कारण ये जो पीबी डैश है, बी पी डैश या बी डैश पी, यह क्या होगा? तो ध्यान दीजिए दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यह भी है तो पॉजिटिव हो। क्यों पॉजिटिव होगा डियर स्टूडेंट? तो ध्यान दीजिए ये दर्पण के दाईं तरफ बना, किस साइड बना है? दाईं तरफ। और दाईं तरफ सदैव सभी दूरियां कैसी ली जाती हैं? धनात्मक ली जाती हैं। अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पी और एफ के बीच की दूरी, पी एफ मान लेंगे दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहते हैं आप? तो आप कहते हैं फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और आप जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होती है। अब देखिए और क्या मान सकते हैं आप यह भी मान सकते हैं दर्पण के ध्रुव से सी की दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव से केंद्र की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या मान लेंगे कैपिटल आर, यानी पीसी को मान सकते हैं कैपिटल आर, जो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका फोकस दूरी पॉजिटिव, तो वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव क्योंकि इसका सर्किल इधर पूरा हो रहा है, अर्थात दाईं तरफ, दर्पण के दाईं तरफ इसका सर्किल पूरा हो रहा है, दाईं तरफ सभी दूरियां सदैव धनात्मक ली जाती हैं। इतना तो भाषा सभी विद्यार्थी बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए बहुत आसान है। अब भाषा बनाने के पश्चात आप लगाएंगे कैसे? तो इसमें देखिए ज्यादा नहीं, 2-3 नियमों का पालन करना है। एक नियम होगा आप समकोणीय त्रिभुज का नियम लगाएंगे, और सेकंड नियम दर्पण का द्वार जब छोटा हो तब, बस बाकी सभी फंडामेंटल क्लियर है। अब देखिए कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे? तो 2 त्रिभुज के लेंगे। कौन से त्रिभुज लेंगे? 2 त्रिभुज। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम 2 त्रिभुजों के ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी में समकोणीय त्रिभुज। क्यों समकोणीय है? ध्यान दीजिए हम 2 त्रिभुज ले रहे हैं, समकोणीय त्रिभुज। ध्यान दीजिए समकोणित त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब ध्यान दीजिए समकोणीय त्रिभुज इसमें कौन सा है आप खुद बताएंगे। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय का मतलब दोनों में एंगल सी इक्वल है। ए बी सी में भी एंगल सी और ए डैश बी डैश सी में एंगल सी इक्वल है। और दोनों वस्तुएं, प्रतिबिंब भी और वस्तु भी, दोनों 90 अंश पर खड़ी हैं। तो 2 कोण बराबर, तो किसी भी त्रिभुज का 2 कोण बराबर, जैसे यह वाला कोण बराबर, यह वाला कोण बराबर, और ये बिंदु सी का कोण दोनों में इक्वल है। तो जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो सदैव तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है। तो देखिए अब यहाँ पर समकोणीय त्रिभुज है ना, तो समकोणीय त्रिभुज इसमें अब क्या होगा? लंब बटे लंब, यानी कि ए बी बटे क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए डैश बी डैश। देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश। और देखिए यहाँ बी सी बटे क्या लिख सकते हैं आप? बी सी बटे बी डैश सी डैश लिख सकते हैं ना डियर स्टूडेंट। देखिए इसी इक्वेशन 1 मान लीजिए, बहुत आसान है, बच्चों वाला एकदम डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है। ध्यान दीजिए तो इतना हो गया। और अब देखिए अब 2 त्रिभुज पुनः लेंगे, परंतु एक आप फंडामेंटल थोड़ा सा जानते हैं। क्या जानते हैं? जानते हैं कि जो आर्यन होता है वह ए बी के बराबर हो, क्योंकि इसके पैरेलल है, पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी ऑलवेज विल बी इक्वल। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? आर्यन। ए बी बराबर आर्यन, चूंकि ए बी बराबर क्या है? आर्यन है। कंडीशन स्टेट है क्योंकि दोनों पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। अब इतना जानते हैं तो कुछ नहीं, बच्चों वाला डेरिवेशन है, एकदम आंख बांझते लगा देंगे। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे? अब 2 समकोणीय त्रिभुज पुनः आर एन एफ और ए डैश बी डैश एफ लेंगे। समकोणीय त्रिभुज आर एन एफ और ए डैश बी डैश एफ में। देखिए समकोणीय त्रिभुज आर एन एफ व ए डैश बी डैश एफ में। ध्यान दीजिए इसमें भी तो वही सेम फंडामेंटल इक्वल, एफ एंगल दोनों में इक्वल है, एफ एंगल क्या है? दोनों में इक्वल। देखिए एफ एंगल दोनों में इक्वल है। और जो देखिए आर एन भी लंब है और ए भी वस्तु प्रतिबिंब जो है वो भी 90 अंश पर खड़ी है, यानी कि ये दोनों 2 एंगल बराबर, तीसरा होता है, अर्थात समकोणीय त्रिभुज होंगे। और समकोणीय त्रिभुज समकोणिक रहना चाहिए। समकोणीय त्रिभुज में लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार बटे खंड बटे कोण। तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? एन एफ अपॉन बी डैश एफ, एन एफ अपॉन बी डैश एफ। अब ध्यान दीजिए अब आर एन किसके बराबर है? ए बी के बराबर। आप जानते हैं तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश और इसके जगह एन एफ अपॉन बी डैश एफ डैश। इतना मिले। किसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अभी भी बहुत आसान है। अब थोड़ा सा आप लोग डाउट होगा। देखिए यदि दर्पण का द्वारा छोटा होगा, या दर्पण अगर और छोटा होगा तो किरण और पतला जाएगी, यहाँ जाएगी, तो टकरार एक समय ऐसा है कि इतना पतला रहेगा कि इसमें यहीं पर आ जाएगा, अर्थात बिंदु P जो होगा वो आर के सिमिलर हो जाएगा।
बिंदु P क्या हो जाएगा, आर के सिमिलर हो जाएगा। या बिंदु N को सकते जब आर सिमिलर लंब खींचेंगे तो इसी पे आएगा। ये जो आर्यन लंब है ध्रुव पे आ सकता है, किस पे आ सकता है, ध्रुव पे, क्योंकि यदि दर्पण का द्वार छोटा कर दिया जाए तो जो आर्यन लंब खींचे N बिंदु यहाँ है तो यह P पर आ सकता है, N बिंदु किस पे आ सकता है, P पर, यानी दर्पण के ध्रुव पर। तो आप लिखेंगे यदि दर्पण का द्वार छोटा हो, यहाँ कंडीशन देखिए अगले स्टेप में, यदि दर्पण का द्वार क्या हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, देखिए दर्पण का द्वार क्या हो, छोटा हो, तो आप जानते हैं दर्पण का द्वार छोटा हो तो N बिंदु P पर होगा, तब N ध्रुव P पर होगा, किस पे होगा, ध्रुव P पर होगा। देखिए ध्रुव P पर होगा, जब N ध्रुव P पर होगा तो अर्थात Pn बराबर क्या हो जाएगा, PF है, जब इस पे आ जाएगा तो PF इज इक्वल टू PN, FN इज इक्वल टू PF, अर्थात NF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, PF लिख सकते हैं ना। दर्पण का द्वार छोटा होगा तो N पॉइंट किसमें किससे कर चला जाए, P पर, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इसी का मान समीकरण 2 में इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में क्या कर दीजिए, पुट कीजिए। देखिए इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, इसका NF को मान रखने पर, तो समीकरण 2 में NF को मान रखने, ध्यान दीजिए समीकरण 2 AB बटे A डैश B डैश और NF का स्थान क्या लिख सकते हैं, PF, तो क्या हो जाएगा AB बटे A डैश B डैश इज इक्वल टू NF के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PF बटे क्या है, B डैश F, PF बटे क्या हो जाएगा, B डैश F। ध्यान दीजिए कैसे B डैश F हुआ है, PF बटे, तो NF के जगह पर क्या किया है, PF रख दिया है, बस इतना आसान डेरिवेशन। ऐसे इक्वेशन नंबर कौन सा मान लेंगे, 2 के बाद क्या आते हैं, 3। अब ये 2 के बाद 3 आ गए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, वहां से बच्चों वाला है, बहुत आसानी पूर्वक इजीली लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना उम्मीद है समझ में आया होगा, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, किसका कंपैरिजन करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 3 की तुलना कर देंगे। इक्वेशन 1 और 3 की क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, तो देखिए समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो समीकरण 1 क्या है, ध्यान दीजिए AB अपान A डैश B डैश अपान BC और BC अपान B डैश C डैश, और इसका भी एक पक्ष बराबर और इसका भी एक पक्ष बराबर। तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन का एक पक्ष बराबर होता है, सेकंड पक्ष स्वतः बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PF बटे क्या हो जाएगा, B डैश AF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC और BC बटे क्या लिख सकते हैं, B डैश C। ध्यान दीजिए इतना हो गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आप जानते हैं जैसा कि चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं सभी दूरियां चिन्ह सही ली जाती हैं, और दूसरा कंडीशन सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ये PF है तो दर्पण के ध्रुव से है, लेकिन B डैश F कहाँ, दर्पण के ध्रुव से है, B डैश F, तो आप लिखेंगे PF माइनस PB डैश। देखिए B डैश F के स्थान पर आप लिख सकते हैं PF इतना माइनस इतना, यानी PF माइनस P डैश B, PB डैश, तो इसके PF है और इसके स्थान के नीचे क्या लिखते हैं, B डैश F पे जगह, B डैश F पे जगह पर आप लिखते हैं PF माइनस PB डैश, PF माइनस PB डैश। अब देखिए BC और B और C, देखिए इतना है, BC यहाँ से है, दर्पण के ध्रुव से इसके केंद्र की दूरी है, तो आप जानते हैं BC जब आप लिखते हैं BP प्लस क्या लिख सकते हैं, PC, BP और प्लस PB प्लस क्या लिख सकते हैं, PB प्लस, देखिए PB प्लस PC लिख सकते हैं, और B डैश C का स्थान पर लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश। देखिए B डैश C का स्थान पर लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश, तो PC माइनस PB डैश। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इतना जिनको समझ में आए, जिन विद्यार्थियों को, जिन छात्रों को या जिन स्टूडेंटों को, उनके लिए आसान है डेरिवेशन है। अब मान पुट करना बच्चों का खेल है, कैसे मान पुट करेंगे, इसको इरेज करना है इक्वेशन 1 को, तो देखिए इक्वेशन 1 को इरेज करने को, अब यहाँ PF की वैल्यू क्या माने आप, प्लस F। ध्यान दीजिए PF की वैल्यू क्या है, प्लस स्मॉल f है, तो प्लस स्मॉल f इसके स्थान पर रखेंगे, और ध्यान दीजिए PF और पुनः स्मॉल f है प्लस, और PB डैश, देखिए PB डैश है, B डैश P प्लस V है, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर माइनस भी रहेगा। अब देखिए PB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, BP माइनस U लिख सकते हैं, और PC त्रिज्या R है तो इसके R लिख देंगे, और पूरा PC जब R लिख देंगे और माइनस। अब ध्यान दीजिए PB डैश अर्थात प्लस V है,
तो प्लस भी लिख देंगे, तो लेकिन चिन्ह माइनस है यहाँ, तो माइनस होने के कारण माइनस लिख देंगे। अब देखिए आर के स्थान पर कुछ लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। अगर आर इक्वल टू 2f, यानी फोकस दूरी की दुगुनी त्रिज्या कहलाती है, यानी आर इक्वल टू क्या होता है 2f। अगर आर इक्वल टू 2f होता है ना। अब देखिए अब हम इनको इरेज कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता खत्म है, तो इनको इरेज कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या करेंगे आर इक्वल टू 2f पुट करने पर, इस वाले व्यंजक में है आर इक्वल टू 2 पुट करेंगे क्या हो जाएगा f बाई एफ माइनस वी, एफ बाई एफ माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू। और देखिए आर हम क्या लिखेंगे 2f। क्यों आर के स्थान में 2f रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए अब जानते हैं हमें u v और f में संबंध लाना, आर में नहीं, तो आर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए आर के जगह पुनः 2f रखेंगे और क्या लिखेंगे माइनस वी। अब देखिए अब यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, त्रिय गुणा जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने को, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो त्रिय गुणा करेंगे, तो त्रिय गुणा करने में देखिए f का गुणा 2f में होगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एफ भी हो जाएगा। इतना तो डियर स्टूडेंट समझ जाएंगे। अब देखिए f का गुणा माइनस एफ यू में करेंगे तो माइनस एफ यू हो जाएगा, माइनस एफ यू। और देखिए अब f का गुणा 2f में करेंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा, और ये v का गुणा करेंगे माइनस यू भी, माइनस माइनस प्लस यू भी। और देखिए v का गुणा माइनस 2f में करेंगे माइनस 2f भी। और ध्यान दीजिए ये है कैंसिल, क्योंकि दोनों का साइन भी इक्वल है और दोनों क्वांटिटी इक्वल है। 2f परिणाम में भी इक्वल और साइन में भी इक्वल, तो कट जाएंगे, इक्वल टू इस पर इक्वल टू इस पर ट्रांसफर है, दोनों कट जाएंगे। 2f स्क्वायर कैंसिल है दूसरे से, बचेंगे क्या यहाँ पर बचेगा देखिए माइनस एफ भी और इक्वल टू माइनस एफ यू और प्लस यू भी और माइनस 2f भी, इतना बचेगा। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे आप, इतना बचा, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हट जा रहा है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ से डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत आसान है, व्यंजक आपके सामने हल करना है। तो देखिए सबको उधर भेज देंगे, यहाँ पर इक्वेशन आपके पास है माइनस एफ भी इज इक्वल टू, माइनस एफ भी इक्वल टू क्या है माइनस एफ यू है और प्लस यू भी है और क्या है माइनस 2f भी, माइनस 2f भी। अब एफ भी को इधर ट्रांसफर करें, सभी क्वांटिटी को इसको छोड़ के बाकी को इधर ट्रांसफर। तो देखिए ये प्लस में है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी को इधर भेज दीजिए, तो माइनस एफ भी और ये वाला आएगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 2f भी हो जाएगा और ये वाला इधर आएगा इक्वल टू के साथ प्लस एफ यू हो जाएगा और इधर क्या बचेगा यू भी। और देखिए ये माइनस एफ भी एक है, माइनस 1f भी और प्लस 2f भी, क्या बचेगा एफ भी बस बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस होते हैं, और लेकिन तो बड़ा वाला साइन इसका है तो ये प्लस बन जाएगा और प्लस एफ यू, ध्यान दीजिए प्लस एफ यू, यानी एफ भी प्लस क्या हो जाएगा एफ यू, यहाँ पर क्या बचेगा यू भी बचेगा। अब अगला स्टेप ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण के इधर समीकरण नंबर 4 या 5 जो भी मान लीजिए 5 मान लिए हैं, और समीकरण 5 के दोनों पक्षों में किससे डिवाइड करने पर, समीकरण 5 के हम दोनों पक्षों में यू भी एफ से डिवाइड करने पर, यू भी एफ से भाग देने पर। तो देखिए यू भी एफ से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान दीजिए यू भी एफ से समीकरण में भाग देना है, तो अब कैसे देंगे भाग, ध्यान दीजिए। तो यहाँ एफ भी है, एफ भी बटे क्या हो जाएगा यू भी एफ बचेगा और प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ यू है बचेगा, नीचे लिखेंगे यू भी एफ और यहाँ पर क्या यू भी है तो नीचे लिखेंगे यू भी एफ। अब कुछ इसमें टर्म कटने वाले हैं, कटने वाले टर्म कौन कौन से, एफ से एफ कैंसिल हो गए, वी से वी कैंसिल हो गए, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, यू भी से यू भी कैंसिल हो गए, बच्चे क्या, तो देखिए यहाँ पर 1/, क्या बचा 1/u बचा, 1/u, यहाँ पर क्या बचा 1/v बचा, यहाँ क्या बचा 1/f। देखिए दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, यह फार्मूला क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है, यही फार्मूला है दर्पण सूत्र, ध्यान से देखिए इसे, यही लाना था आपको। तो देखिए यही है दर्पण सूत्र, उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर सकते हैं, ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके और वो भी अपना दर्पण सूत्र तैयार कर सकें। तो आई होप दिस वीडियो इज already better than you, so you can screenshot this matter.